वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सिया उसकी बातें सुन बोली, अगर बड़े तुम जैसे हो फिर भी रघु ने उसकी बात सुन हैरान हो पूछा, मेरे जैसे से क्या मतलब। सिया ने रघु की बात का जवाब देते हुए कहा, जो पहले तो गलती करते और हंसकर बच्चों के साथ मिलकर मजाक उड़ाते हैं। सिया की बात सुन रघु को याद आया कि कल सिया को गिराने के बाद वो वहाँ खड़े बच्चों के साथ उनकी शक्ल देख हंसने लगा था। सिया रघु ने सिया को समझाते हुए कहा, पर मैंने सॉरी भी तो बोला था। सिया ने उसकी आवाज़ सुनकर, अगर मेरा पेट टूट जाता तो तुम्हारी सॉरी से क्या होता है। इतना कहकर सिया वहाँ से जाने लगी तो रघु ने चिल्लाते हुए कहा, मगर टूटा तो नहीं। सिया उसकी बात सुन मुंह बनाकर नीचे चली गई और सबके सामने से जाने के बजाय पीछे से दरवाजे से छुप छुपा कर अपने घर जाने लगी थी कि बीच रास्ते में उसकी जीजा ने उसे देख उसका रास्ता रोकते हुए पूछा, ए छोरी, जे के हाल बना रखा है। सिया उसकी आवाज़ सुनकर ही डर गई थी, पर फिर खुद को संभाल उसने जल्दी से वहां निकल कर जाने की कोशिश करते हुए कहा, वो मैं गिर गई थी। जीजा ने जल्दी से लपक कर सिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, अच्छा और सारा दुपट्टा कर देगा। इस पर सिया ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, देखो जीजा, अपने हाथ में लो और ये बार बार मेरे सामने ना आया करो। मेहमान हूँ, मेहमान बनकर रहो। ये कहकर सिया ने अब जीजा के हाथ पर जोर से काट लिया। तो उसने कराते हुए सिया का हाथ छोड़ दिया और वे जल्दी से भाग निकली। देर रात में जब मेहमानों का आना जाना कम हुआ तो रघु, छोटे और गुरु ने अपनी अलग पार्टी मनाई। थोड़ी देर बाद गुरु उन दोनों को छोड़कर उठकर चला गया। तब छोटे ने रघु को दोबारा कपड़े बदलने का कारण पूछा तो उसने हंसते हुए कहा, सिया से अपनी लड़ाई के बारे में बता दिया और फिर दोनों एक साथ हंसने लगे। इधर गुरु अपने कमरे में आया तो हम भी वहां पर काजल और बबीता दीदी अन्वी के पास बैठी हुई थी। उन दोनों को देख गुरु ने कहा, और कितनी बातें करनी है आप लोगों को। उसकी बातें सुन काजल ने गुरु से कहा, अरे परेशान मत हो, हम जा रहे हैं। दोनों हंसते वहां से चले गई तो अब गुरु ने जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अन्वी भी अपनी जगह से उठने को हुई थी, मगर गुरु ने पास आ उसका हाथ पकड़ उसे बेड पर दोबारा बैठा दिया और खुद उसकी गोद मैं अपना सर रखकर लेट गया। अन्वी ने उसके कंधे पकड़ते हुए कहा, पहले कपड़े तो बदल दीजिए। गुरु ने अन्वी के हाथ को पकड़ उसकी चूड़ियों से खेलते हुए कहा, नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ। उसकी बात सुन अन्वी ने उसे एक नजर देखा तो मुस्कुरा दी। कुछ भी कह लो, वो पठानी सूट पहन बहुत ही अलग लगता था। आज भी उसने अपने क्रीम कलर का पठानी सूट पहना हुआ था जिसकी फिटिंग उसकी मस्कुलर बॉडी पर परफेक्ट थी। अन्वी को उसे देख आज पहली बार उस पर टूट कर प्यार आ रहा था। वो झुकी और उसने गुरु के सिर को प्यार से चूम लिया और जैसे वे दूर होने को ही थी कि गुरु ने पीछे से उसका सिर पकड़कर उसके होठों को चूम लिया। अन्वी उसकी इस हरकत पर उससे दूर हो गई और उसने उस पर नाराज होते हुए कहा, आपने पी रखी है। गुरु अन्वी की बात सुन उठकर बैठ गया और उसने अन्वी को देखते हुए कहा, नहीं तो। अन्वी उसके करीब खिसक गई। उसने उसके मुंह के पास स्माइल करते हुए कहा, झूठ है, आप कितना झूठ बोलते हैं। गुरु ने अन्वी की बात सुन उसे अगले ही पल अपने भाव में खींचते हुए कहा, छोड़ो, क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गई। अन्वी ने गुरु को दूर करते हुए कहा, ठीक है, नहीं करती, मुझे कपड़े बदलने दीजिए। उसकी बात सुन गुरु ने जल्दी से बेड से उठ दूर जाती अन्वी को पीछे से गले लगाकर अपनी बाहों में भर लिया। अन्वी उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दी और उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ, अब कपड़े तो बदलने दे। गुरु ने अन्वी के दुपट्टे को सिर से हटाते हुए कहा, मैं बदल देता हूँ। अन्वी ये सुन शर्मा गई और उसने गुरु को दूर करते हुए कहा, पागल हो गए हैं क्या। इस पर गुरु ने फिर से अन्वी को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी मोहब्बत में हाँ ना, मैं तुम्हारे कपड़े बदल देता हूँ। तुम मेरे। गुरु की बात सुन अन्वी के अब कान लाल हो गए तो उसने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, आप। पर गुरु ने अब उसे बोलने का मौका नहीं दिया। उसके होठों पर उंगली रख उसे शांत कर दिया और फिर उसके गहरे उतारने लगा। अन्वी भी उसके ऐसा करने पर शांत हो गई। उसे गुरु की छुअन से अच्छा लग रहा था। गुरु ने अपने अन्वी का गले का सेट निकाला, आगे झुककर अन्वी के होठों पर किस कर लिया और फिर अन्वी की चूड़ियां निकालने लगा। चूड़ा निकाल उसने अन्वी के हाथों को चूमा तो अन्वी मुस्कुरा दी। गुरु ने अन्वी को अपनी तरफ घुमाकर उसके माथे से बेंता निकाला और फिर उसके सिर को चूमते हुए कहा, थक गई हो। अन्वी उसके गले लग गई। उसने गुरु को अपने बाहों में लेते हुए कहा, बहुत, पर आपकी बाहों में आंसू कौन थी। वह थकान मिट गई। गुरु उसकी बात सुन उसे देखने लगा तो उन्होंने अपना सिर उठा उसके होठों से अपने होठों को जोड़ दिया। गुरु उसके पहल करने से खुश हो गया और उसने उसे दूर ना करते हुए किस को जारी रखा। अन्वी को चूमते हुए उसने उसे अपने गोद में उठा लिया और बेड पर ले आया तो अन्वी उससे दूर होकर कपड़े बदल कर लेट गई। वो समा गई थी। गुरु से देख खुशी से मचल उठा। अपना सूट निकाल वो अन्वी के करीब आया तो दोनों की धड़कनें शोर करने लगी थी। इतना की धड़कनों की आवाज जैसे कमरे की शांति को भंग कर रही थी। गुरु ने अन्वी के सूट की डोरी खोल उसके पेट को चुमाते हुए जल्दी से पलट गए। दोनों अब एक दूसरे की आंखों में देखने लगे थे। गुरु की मोहब्बत से भरी नजरों से वे पिघल गई और शर्माकर उसके गले लग गई तो गुरु ने उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, जब इस तरह शर्माते हो ना तो कसम से बहुत खूबसूरत लगती हो। गुरु ने रूम की लाइट बंद कर अन्वी को अपनी आंखों में भरते हुए कहा, आज नहीं छोड़ने वाला, बहुत दूर भागती होना, चुन चुन कर बदला
लूंगा तुमसे। उसकी बात सुन अनु ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। तभी गुरु ने अपने होठों को उसके गले पर रख दिया। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। गुरु ने अब देर न करते हुए उसके होठ को उसके शरीर से अलग कर दिया और बहुत प्यार से उसके बदन को चूमने लगा। वहीं अन्वी ने भी उसका विरोध नहीं किया, बल्कि आज तो उसका साथ दे दोनों एक दूसरे के लिए अपना प्यार जताने लगे थे। आखिर इतनी जुदाई बर्दाश्त की थी दोनों ने, तो अब बस एक दूसरे को अपनी मोहब्बत से सरोपार करना चाहते थे। सुबह के समय अन्वी की नींद खुली तो गुरु ने उसे अपनी बाहों में कैद किया हुआ था। अन्वी ने उसे जगाया। शायद दोनों कुछ ज्यादा ही देर तक सोते रहे थे। गुरु की आंख खुली तो उसने अन्वी को गले लगाते हुए कहा, प्लीज थोड़ी देर और सोने दो ना। अन्वी ने मना करते हुए कहा, नहीं बहुत देर हो चुकी है, छोड़िए, ऐसे अच्छा नहीं लगता। उसके पास में गुरु ने उसके होठों को प्यार से चूमा और फिर खिसकते हुए उसने अन्वी के पेट को चूमते हुए, गुड मॉर्निंग मेरी गुड़िया। अन्वी उसके ऐसा करने पर मुस्कुरा दी वे अब उठी। उसने यहाँ वहाँ पड़े अपने कपड़े समेट कर पहन लिए। इधर रनिंग कर छत पर आया और उसने अपनी टी शर्ट निकाल बॉडी को स्ट्रेच करते हुए पुशअप मारना शुरू किया। क्या ही था कि उसकी नजर साइड में खड़े लड़के पर गई, जो कि दुपट्टे से अपना सर चबा कर खड़े हुए थे। रघु से देख रुक गया। उसने उस लड़की पर भड़कते हुए कहा, तुम फिर यहाँ? और यहाँ ये कोई और नहीं सी आती। वो उसे बिना देखे ही पहचान गया था। सिया ने रघु की आवाज सुन जल्दी से कहा, हाँ मैं हूँ मैं यहाँ अपना दुपट्टा लेने आई थी। रघु ने उसकी बात सुन उससे कहा, अच्छा तो ले लिया दुपट्टा? सिया ने हमें से हिलाया तो पर उसका चेहरा न देखने पर रघु ने चिढ़ते हुए कहा, तो जाओ और ये मुंह ही छुपा रखा है, दुपट्टा हटाओ अपने चेहरे से। सिया ने मना करते हुए कहा, नहीं मुझे शर्म आ रही है। रघु ने उसकी बात सुन अपनी भौहें सुकड़ते हुए पूछा, क्यों? सिया ने झट से कहा, तुम हो तो हो ही बेशर्म, ऐसे क्यों खड़े हुए भी बिना कपड़ों के? वैसे भी अच्छे नहीं लगते और बहुत अच्छे नहीं लग रहे, कपड़े पहनो, मुझे जाना है। रघु उसके पास उसे घूरने लगा और उसने वही छत के मुंडे पर उचक कर बैठते हुए कहा, अच्छा ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। सिया ने जल्दी से नाम में अपनी गर्दन हिला दी। रघु ने बनावटी अंदाज में कहा, तो तुम चाहती होगी मैं अपनी टी शर्ट पहन लूं? सिया ने हाँ में से ही लाया कि तभी रघु ने जल्दी से कहा, पर मैं नहीं पहनूंगा, तुम्हें जाना है तो जाओ। वैसे भी जब मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त करता सकता हूँ तो तुम भी मुझे इस रूप में बर्दाश्त करो। उसकी बात सुन सिया ने अब अपना दुपट्टा चेहरे से हटाते हुए कहा, मैं क्या कहा मुझे बर्दाश्त कर लो। रघु ने नीचे उतर वापस से अपनी पुशअप लगाते हुए कहा, और नहीं तो क्या, जैसे मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता वैसे ही मुझे तुम्हारी ये बिल्ली आंखें बिल्कुल पसंद नहीं, और ये तुम्हारा कुछ ज्यादा ही बुरा रंग तो मेरी आंखों में चुभता है। पर मैंने कुछ कहा तुमसे नहीं? आज फिर मेरे सामने आ गई, पर मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझ में तमीज़ बात करने की तुम्हारी तरह नहीं हूँ। सिया आप रघु के पास आ गई उसने उसे कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि नीचे से उसकी मम्मी ने उसे आवाज दी, सिया ओ सिया किधर गई छी तो छोरी। सिया ने रघु को छोड़ जल्दी से नीचे जाते हुए कहा, आई मम्मी। इधर रघु ने पुशअप मारना बंद कर प्रीति को एक बार फिर कॉल किया तो आज प्रीति ने उसका कॉल ले लिया था। रघु ने उस पर नाराज होते हुए कहा, कहाँ हो, कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? मेरा ना ही भाभी का उठाया। प्रीति ने उससे अपनी बुझी आवाज में कहा, पर मेहमान थे घर में। उसके बाद सुन रघु ने कहा, तो उससे क्या, एक मैसेज नहीं कर सकती थी? परेशान हो रहा था तुम्हारे लिए, और तुम हो कि दोनों चुप हो गए थे। रघु ने बात को बढ़ाते हुए कहा, कैसी हो? उधर से प्रीति ने कहा, ठीक हो। तो रघु ने मुस्कुराकर वहीं से मुंडे पर टिक कर खड़े होते हुए कहा, ये नहीं पूछोगी कि मैं कैसा हूँ? प्रीति ने उसकी बात सुन चिढ़ते हुए कहा, रघु तुम फिर शुरू हो रहे। रघु ने प्रीति की बात सुन धीरे से कहा, कैसी बातें कर रही हो? क्या मैंने कैसे बात करूं तुमसे? प्रीति उसकी बात सुन खामोश हो गई। तो रघु ने कहा, प्रीति जब भी मैं तुमसे प्यार से बात करना चाहता हूँ तो तुम लड़ती क्यों हो? कितनी बार कहूँ कि मुझे अब तुमसे लड़ना नहीं है, तुम्हें प्यार करना है। प्रीति ने रघु की बात सुन जल्दी से कहा, मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए। उसकी बात सुन रघु ने जल्दी से कहा, क्या बकवास कर रही हो? अपने बोलने के लहजे पर रघु का ध्यान गया तो उसने अब गहरी सांस ले खुद को शांत करते हुए प्रीति ने कहा, प्रीति देखो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अभी मुझसे शादी कर लो। जब तुम राजी होगी हम तब शादी करेंगे। जब तुम्हें मुझसे प्यार होगा तब पूरे मन से होंगे। तभी प्रीति ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, रघु तुम पागल हो, मैं कितनी बार एक ही बात को कहूँ कि मेरे घर वाले तुम्हें पसंद नहीं करते। रघु ने ये सुन झट से पूछा, और तुम तो करती हो ना? मैं मना लूंगा उन्हें, बस तुम मेरे साथ रहो। कितने दिन बाद बात कर रहे हैं हम, ऐसे बेदर्दी से बात मत करो, ठीक है? हम कोई प्यार वाली बात नहीं करेंगे। तुम कुछ अपनी सुनाओ, इतनी बुझी क्यों हो? क्या बात है? प्रीति खामोश रही तो रघु तड़पते हुए इधर उधर छत पर टहलने लगा। उसने फिर से कहा, क्या हुआ? कुछ तो बोला। मैं अब नहीं कहूंगा कि मुझे प्यार करो, पर बात तो कर लो। तुम्हें पता है कितनी देर से कॉल कर रहा हूँ, तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हें एक अच्छी बात बताओ, मैं कल मुंबई वापस आ रहा हूँ तुमसे मिलने। टेंशन मतलब घर नहीं आऊंगा, तुम्हारे होटल के बाहर आ जाऊंगा। अब तक शांत प्रीति ने जैसे ही रघु की बात सुनी
वो लपक कर बोले, नहीं तुम यहाँ नहीं आ सकते। रघु ने हैरानी से पूछा, क्यों? प्रीति ने रघु पर गुस्से से भड़कते हुए कहा, नहीं रघु, तुम्हें मेरी कसम, यहाँ मत आना, मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। रघु ने उसकी बात सुन जल्दी से पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो प्रीति, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रीति ने रघु की बात सुन अब कॉल कट कर दिया। रघु ने उसका कहने पर फिर से कॉल बैक किया, पर फिर से वही उसकी कॉल पिक नहीं कर रही थी। उसे कई बार कॉल कर रघु परेशान हो गया, तो उसने गुस्से में अपना फोन पटक दिया। वहीं उधर आज गुरु और अन्वी, काजल और सिम्मी निधि के साथ मंदिर आए हुए थे। दर्शन करने के बाद गुरु अन्वी और अपनी दोनों बहनों को खेतों पर ले गया, क्योंकि अन्वी के खेत देखने थे। उसने इस तरह का गांव का माहौल कभी नहीं देखा नहीं था, तो बस गांव घूमना चाहते थे। वो लोग अब पैदल ही खेतों में घूमने लगे थे। गुरु अन्वी का हाथ पकड़े हुए उसे ले जा रहा था, तो उन दोनों को इस तरह से देख काजल दीदी और सिम्मी दीदी मुस्कुरा दी। यहाँ तक वहाँ काम कर रहे लोगों ने भी उन दोनों को ही देख रहे थे। तो काजल ने अब गुरु को छेड़ते हुए कहा कि ये मेला ना सही, अन्वी कहीं ना खोवेगी। उसके बाद सुन अन्वी ने अपना सर झुकाकर हंस पड़ी, तो गुरु ने उसका हाथ पकड़े हुए ही कहा, दीदी ये खोने तो नहीं वाले, पर यहाँ ना चलने में से दिक्कत हो सकती है। इस पर सिम्मी दीदी ने कहा, और तो ये बात से दोनों बहनें फिर से हंसने लगी। तो अन्वी ने गुरु से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, पर गुरु ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आओ तुम्हें ने कुछ देखा था। वो अन्वी को अपने साथ ले गया और कुछ दूर पर चलने के बाद उसने अन्वी को दिखाते हुए, ये देख रही हो, पापा ने मेरे लिए खेतों में छोटा सा अखाड़ा बनाया था। अपने मास्टर जी के अखाड़े से आने के बाद मैं यहाँ पापा और ताऊ के साथ प्रैक्टिस करता था। खेतों के बीच में बने अखाड़े में अन्वी चहलकदमी कर अखाड़े को देखने लगी। गुरु के चेहरे पर मुस्कान देख उसके चेहरे पर अपने आप ही आप मुस्कान आ खिली थी। गुरु उससे अपने बचपन की यादों को साझा कर रहा था। गुरु ने उसके पास आते हुए कहा, सब कुछ बदल गए, यहाँ पर यह अखाड़ा था, उन्हें अब तक वैसा ही रहने दिया। अन्वी ने खुद से होते देखो अपना फोन निकाल उसके अखाड़े के साथ स्नैप बना अपने फ्रेंड सर्कल उस तम को सेंड कर दिया। उसे वीडियो बनाते थे। गुरु ने उससे पूछा, ये क्या कर रही हो? तो अन्वी ने कहा, दीप्ति मेरी फ्रेंड मैसेज कर पूछ रही थी कि क्या कर रही हूँ, तो बस उसे बता रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। वो दोनों आगे बढ़कर जाने को हुए थे कि काजल दीदी ने वहाँ अन्वी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरे साथ अन्वी, सबसे मिलवाती हूँ। अन्वी उनके साथ चली गई और वहाँ काम कर रहे मजदूर किसानों के बीवियों से बातें करने लगी। वो लोग अभी अन्वी के व्यवहार से बहुत खुश थे। काजल दीदी और अन्वी तो बातों में उलझी हुई थी कि कुछ दूर से आ रहे ट्रैक्टर के शोर ने उन दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचा और वे दोनों मुड़ी तो देखा सिम्मी दीदी और गुरु दोनों ट्रैक्टर पर सवार थे। गुरु ट्रैक्टर चला रहा था। उन दोनों को देख काजल दीदी ने हंसते हुए कहा, अन्वी से कहा, ये सिम्मी और विक्की दोनों बचपन में ही ट्रैक्टर चलाने के शौकीन थे। पापा से छुप छुपाकर ट्रैक्टर की चाबी ले सुबह 5 बजे खेतों में ट्रैक्टर घुमाते थे। अन्वी ने उसकी बात सुन हैरानी से पूछा, क्या सिम्मी दीदी को भी ट्रैक्टर चलाना आता है? काजल दीदी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर अन्वी को आगे बताते हुए कहा, ये सिम्मी और विक्की दोनों ही बचपन से एक दूसरे के कराए पार्टनर रहे हैं। दोनों उधम भी बजाते थे और साथ में चाचा से डांट भी खाते थे। अन्वी उनकी बात पर हंसने लगी और एक बार फिर गुरु की वीडियो बनाने लगी थी। तभी गुरु ट्रैक्टर ले उसके पास है। उसने अन्वी के पास ट्रैक्टर रोकते हुए उस अपने साथ ट्रैक्टर पर आने को कहा, तो काजल दीदी ने उसे मना करते हुए कहा, ना विक्की, ऐसे हालत में ट्रैक्टर पर अन्वी का बैठना ठीक नहीं होगा। ऊपर से रास्ता भी ऊंचा नीचा है। कुछ देर बाद अब सिम्मी दीदी ने ट्रैक्टर चलाया तो अन्वी ने काजल दीदी से कहा, मैं भी चलाना सीखूंगी। तो काजल दीदी ने हंसते हुए उसके पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, पर हाँ अभी नहीं। उनकी बात सुन अन्वी हंसती अन्वी हंसती। ये उन दोनों का पहली बार ऐसा सुकून से भरा समय बीता था जहाँ दोनों बिना किसी टेंशन के बहुत खुश थे। गुरु आज सुबह से ही अन्वी के साथ था, इस वजह से अन्वी बहुत खुश थी। वो यही तो चाहती थी कि दोनों साथ है और अब ये 2-3 दिन होने वाले थे। वो चाहती थी कि वो तीनों हमेशा साथ रहे। गुरु का प्यार उसके लिए कभी कम ना हो। उसे अच्छा लगता था जब गुरु उसकी ओर उसके बच्चे की परवाह करता था। अन्वी अब सब सोचते हुए मुस्कुरा रही थी। गुरु ने उसके पास आते हुए कहा, घर चले, तुम थक गई होगी। तो अन्वी ने हाँ में से हिला दिया। वाह क्या आज भी काफी घूम चुकी थी और रघु से भूख भी लगी थी। अन्वी और गुरु घर पहुंचे तो रघु अन्वी को देख उसकी तरफ भागा और उसने अन्वी का हाथ पकड़ अपने साथ ले जाते हुए कहा, भाभी मेरी मदद करो प्लीज। एक बार प्रीति को फोन करके पूछे कि वे ठीक है। तो इधर रघु का अन्वी का हाथ पकड़ अपने साथ ले जाते देखता है। जी ने गुरु से कहा, विक्की और थारे दोस्तों में अकल ना से अन्वी का हाथ क्यों पकड़ा? गुरु ने उसकी बात सुन उन्हें समझाते हुए, अरे ताई वो अन्वी को भाभी मानता है और तो बहन भी, उसे कुछ बात करनी होगी। तो ताई जी ने कहा, ऐसे क्या बात करने से? गुरु ने उन्हें समझा बुझाकर बात को वहीं पर रफा दफा गया और फिर अन्वी और रघु के पीछे पीछे गया तो देखा अन्वी फोन पर किसी से बात कर रही थी और रघु उसके बगल में खड़ा था। गुरु ने रघु के पास जब से पूछना चाहता कि रघु ने उसे शांत रहने का इशारा किया। वही फोन पर प्रीति ने अन्वी की बात का जवाब देते हुए, ऐसे कोई बात नहीं है अन्वी, वो मैं अभी कुछ दिनों से बिजी थी। अन्वी ने उसकी बात सुन उससे पूछा, तो कम से कम
मैं सही जी कर दे रही, तेरे से अच्छी तो दिखती है, कम से कम 2-3 दिन में हाल चाल ही पूछ लेती है। तू तो भूल गई मुझे। उधर से प्रीति ने कहा, नहीं अनवी, मैं सच में बिजी थी, मेरी सगाई हो गई है तो बस उसी में बिजी थी। फोन स्पीकर होने की वजह से प्रीति की बात रघु और गुरु ने सुनी, तो गुरु ने जल्दी से रघु की तरफ देखा और रघु वे तो शौक होकर खड़ा रह गया था। वहीं अनवी, उसे भी प्रीति की बात सुन गुस्सा आ गया, तो उसने प्रीति से कहा, ये क्या कह रही है प्रीति, तू जानती है ना कि रघु भाई तुझे पसंद करते हैं, फिर तूने ये सगाई कैसे कर ली? वो तो तुझे अपने दिल की बात तक कह कर आए थे और तुझे भी समय दिया था कि तू आराम से सब सोच कर फैसला ले ले, फिर सगाई। इस पर प्रीति ने कहा, सब सोच समझ कर ही फैसला लिया है मैंने, मैं अब फिर कोई गलती नहीं दोहराना चाहती। तुझे क्या पता, जब पापा को पता चला कि मैं उस घटिया आदमी उस सिवा के प्यार में पड़ खुद उसके साथ गई थी, तो उन्हें लगा कि मैं उनके उसके साथ घर से भाग गई थी। ये सब जान खुद को मारने लगे थे। तो वो तो क्या, अब फिर से उन्हें जाकर कहूँ कि अब मेरा मन रघु में लग गया है ताकि वह खुद को कुछ कर ले। अनवी ने प्रीति की बात सुन उसे समझाते हुए कहा, प्रीति सिवा रघु भाई में फर्क है, तुझे भी समझ नहीं आ रहा। पर कहीं ना कहीं तू भी रघु भाई को पसंद करती है। प्रीति ने उसकी बात सुन मना करते हुए कहा, नहीं मैं नहीं, और करते भी हूँ तो इन सबसे जिंदगी नहीं चलती। ज्यादा मत सोच, खुद का हाल देख ले, क्या मिल गया तुझे जीजू के प्यार कर। सच कहूँ तो सिवा से मिले धोखे के बाद भी अब जाकर कहीं मुझे अकल आई है, तुझे बुरा लगेगा, पर तूने जीजू के साथ सुन गलती की। ये बात मुझे अब जाकर समझ आई, तूने उसकी वजह से अपने सपनों को अपनों को सबको खो दिया। पहले अंकल और अम्मा आंटी तेरे से नाराज और तू है कि खुशियां मना रही, मुझे ऐसी खुशियां नहीं मनानी। मैं भी जीजू और रघु जैसे लोगों के लिए तुझे अभी सब अच्छा लग रहा है, पर मेरी बात सुन ले, ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। मैं फिर से रघु की बातों में आकर बहक दी, उससे पहले ही मैंने खुद को संभाल लिया। बस कर पाई थी, तू हद से ज्यादा बोल रही है। मैं बस तुझे कहना चाहती हूँ कि फिर से जल्दबाजी में कोई गलती मत कर देना। तू तो मेरे ही पति की बेइज्जती पर उतर आई। प्रीति की बातों को सुन अनवी का गुस्सा सातवें आसमान पर था कि तभी प्रीति ने कहा, तुझे मेरी बातें चुभ रही है ना, चुभेगी क्योंकि तू सच नहीं सुनना चाहती। मैं बताया, मेरे होने वाले हस्बैंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर है। पापा ऐसे किसी आदमी से मेरी शादी करना चाहते थे, वही रघु, वो तो उनके आगे कुछ नहीं है, यहाँ तक वो मेरे बराबर भी नहीं है। मैं जॉब करती हूँ, मैं क्या करता है कुछ नहीं, और अब तो गांव जाकर बैठ गया है। मैंने कहा था उसके गाँव मत हो जाओ, पर वह तो जीजू का चेला है, वो जो कहेगी वे करेगा। जीजू के मानते हैं कि उनके पास 4 पैसे हैं और उन्हीं पैसों से वो रघु और छोटे को 4 दिन बिठाकर खिला पिला भी देंगे, फिर आगे क्या। अनवी ने उसे समझा तो कहा, प्रीति पागलों जैसी बातें मत करो, रघु भाई भी अब मेहनत करने लगे हैं और तो और यहाँ पर भी वे काम करते रहे और अपनी शादी के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, फिर ये नहीं बैठे। और तू रघु भाई को सिवा से कंपेयर मत कर। प्रीति ने अनवी की बात सुन गुस्से से कहा, अनवी तुझे बता दो कि तुझे तो जीजू ने जबरदस्ती उठाकर शादी कर ली, जो कि अंकल को से भी बर्दाश्त नहीं होती। पर सच है कि अगर जीजू तेरा हाथ अंकल से मांगते तो वे कभी राजी नहीं होते। क्योंकि हम शरीफ लोग हैं। इसी तरह मेरे पापा तो क्या कोई भी रघु को अपनी बेटी नहीं देगा, क्योंकि वैसे लायक ही नहीं है। एक गुंडे से शादी कर, तू कितनी खुश है ये तो तू ही जानती है। और फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने जैसी जिंदगी जीने की सलाह दे रही है। प्रीति अपनी बात कह रही थी कि वहाँ ये छोटे ने उसकी बात सुन गुस्से में अनवी से फोन छीन देगा। मुंह बंद करो, अपना मरना ठीक नहीं होगा, बहुत बकवास कर ली तुमने। सच को तो गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे दिमाग में हर बात मेरी तरह बात तेरी टेढ़ी से घुसती है रघु, और मैं तुझे समझा कर परेशान हो गई थी कि वो सिवा तुम्हारे लिए ठीक नहीं, पर जब तक तुमने मुंह भी नहीं खा ली तुम्हारा मन नहीं भरा। अब फिर बेवकूफी का भूत सवार है तुम पर। छोटे की बात से प्रीति हैरान आ गई, वो आगे कुछ कह पाता इससे पहले प्रीति ने फड़फड़ाते हुए कॉल कट कर दिया। तो छोटे ने गुस्से में फोन अपने हाथ में भेजते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता ये लड़कियां सच में बेवकूफ होती है या बेवकूफ होने की एक्टिंग करती है। छोटे की बात का किसी ने जवाब नहीं दिया, तो उसने मुड़कर देखा। अनवी बेड पर बैठी हुई थी, वही गुरु और रघु को देख रहा था। वही रघु वो तो होश में नहीं था। छोटे ने उसके पास आते हुए पूछा, क्या हुआ? रघु उसे देखने लगा। वही गुरु उसे भी जैसे प्रीति की कही हुई बातें चुप गई थी। उसने गलती की थी अनवी के साथ जबरदस्ती शादी कर, पर उसमें अनवी की क्या गलती थी? घूम फिर कर सब निशाना अनवी को क्यों बनाते थे? इस बार तो उसे निशाना बनाने वाली उसके सुख दुख के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। अनवी का ख्याल कर अब गुरु ने एक नजर उसे देखा तो एक नजर रघु को देखा तो उसका सर दर्द करने लगा। रघु कितना पागल है प्रीति के लिए, और एक वो थी कि आज उसने उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। गुरु रघु के पास है तो रघु ने जैसे होश में गुरु का हाथ पकड़ते होगा, गुरु प्रीति के साथ जरूर कुछ हुआ है। मुझे लगता है कि
सब कुछ किसी दबाव में कह रही है। मुझे अब मुंबई जाना है, बहुत जरूरी है मेरा जाना। कुछ तो बात हुई। रघु की बात सुन और उसे बेचैन देख गुरु ने रघु को पकड़ते हुए कहा, ठीक है चला जा, पर छोटे जाएगा तेरे साथ। छोटे ने गुरु की बात सुन हाँ में सिर हिला दिया और रघु से बोला, तू टेंशन मत ले, नहीं मानी तो उसे उठा कर ले आएंगे। छोटे की बात सुन रघु ने ना जाने क्या हुआ, उसने गुस्से में छोटे को थप्पड़ मार दिया। अन्वी रघु की हरकत पर सहम गई। वहीं गुरु ने उस पर भड़कते हुए कहा, रघु अपनी हद मत पार कर। रघु गुरु की वाह सुन होश में आया। उसने बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसे अच्छा नहीं लगा था छोटे का यह कहना कि अगर प्रीति नहीं मानी तो वो इसे उठा कर ले आएंगे। वह प्रीति के साथ कुछ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता था। वह जानता था कि प्रीति उससे प्यार नहीं करती, पर फिर भी उससे बात करना चाहता था। रघु और छोटे दोनों ट्रेन से 26 घंटों का सफर तय कर मुंबई पहुंच गए थे। रघु ने मुंबई पहुंचकर प्रीति को कॉल किया, पर उसने कॉल पिक नहीं किया। तो रघु और छोटे उसके घर जा पहुंचे। तो रघु और छोटे दोनों ही कल से एक दूसरे से बात नहीं की थी, पर छोटे ने अब सारा गुस्सा भुलाकर रघु से कहा, क्या यहाँ तक आ गई, पर अंदर बेइज्जत होने में नहीं जाऊंगा, तू चला जा। रघु उसकी बात सुनकर बोला, क्यों, मैं क्या कोई बेगैरत इंसान हूँ? शायद हूँ, तभी तो वो मेरे बारे में ऐसा सोचते। घर के बाहर खड़े दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि रघु का ध्यान इस बात पर गया कि घर में मेहमानों की भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। यह हो क्या रहा था उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि तभी अन्वी का भाई सत्यम उन दोनों को दिखा तो रघु ने उसके पास जाते हुए पूछा, ए मोटे जानी पहचानी आवाज सुन। सत्यम ने मुड़कर देखा तो रघु छोटे को देखो हैरान और खुश दोनों था। उसने जल्दी से उन दोनों के पास आते हुए कहा, तुम दोनों यहाँ और जीजू और दीदी भी आए हैं क्या? छोटे ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बस हम दोनों आए हैं। अच्छा ये बता बेटा, ये प्रीति के घर इतनी भीड़ क्यों है? सत्यम ने उसकी बात सुनकर कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, प्रीति दीदी की शादी होने वाली है आज, हल्दी और मेहंदी की रस्म में, इसलिए इतनी भीड़ है। सत्यम की बात सुन रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं छोटे वो भी हैरान था। उसने रघु की तरफ देखा और कुछ कहना चाहते कि दोनों को प्रतिभा जी की आवाज सुनाई दी, तुम दोनों यहाँ अब क्या लेने आए हो? उनकी आवाज सुन छोटे और रघु दोनों ने सामने देखा तो प्रतिभा जी ने गुस्से में उन दोनों की तरफ चली गई और भड़कते हुए उन्होंने छोटे से कहा, समझिए प्रीति को लेने आए हो, सही कहा ना? क्यों रघु, फिर तुम्हें तो वैसे भी बहुत मजा आता है लोगों पर बंदूक तान जबरदस्ती शादी करवाने। उसकी बात सुन छोटे ने अपना सिर झुका लिया। वहीं रघु उसे जैसे तो होश नहीं था। प्रतिभा जी ने उन दोनों को देख कुछ और कहना चाहा, उस पर उससे पहले छोटे ने कहा, आप बोले समझ रही, हम बस कुछ काम से आए थे तो सोचा मास्टर जी से मिल लेते। उनकी बात सुन सत्यम ने कहा, अच्छा पर पापा तो नहीं है? इस पर छोटे ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं कि फिर कभी मिल लेंगे, फिर चलते हैं। कहते हुए छोटे रघु को अपने साथ खींच कर ले गया। उनके जाते सत्यम ने कहा, क्या मम्मी आप क्यों उनके पीछे पड़ी रहती है? तो प्रतिभा जी ने कहा, क्या करूँ, गुस्सा दबाने की कोशिश करती हूँ, पर प्रीति की किस्मत देख अपने आप ही गुस्सा बढ़ जाता है। दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ खेली कूदी, और देखो हमारी अनु की किस्मत और प्रीति की कहाँ उसका होने वाला पति इनकम टैक्स और डिपार्टमेंट में है। और उस पर सत्यम ने उन्हें टोकते हुए कहा, बहुत खुश है दीदी, और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? नहीं पता अपने गुस्से के आगे आपने एक बार भी उनकी भेजी वीडियो देखी कि जो किताब कितनी खुश है, और पता है उनका घर कितना बड़ा है। प्रतिभा जी ने गुरु की तारीफ सुन सत्यम को डांटते हुए कहा, ठीक है बस शुरू हो गया जीजा का चमचा, चल अब तो। सत्यम ने हंसते हुए कहा, जीजा का चमचा नहीं, जीजा का साला। दोनों प्रीति घर की तरफ बढ़ गए। इधर छोटे रघु को अपने साथ लेकर कुछ दूर तक आया था कि रघु ने कहा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे जवाब चाहिए। उसने मुझे धोखा क्यों दिया? क्यों मुझसे बातें करती थी जब उसे मेरे साथ यही सब करना था? छोटे ने रघु की बात सुन उसे समझा कि अब शायद उसका प्रीति से मिल पाना मुश्किल है, पर रघु नहीं माना। वो उससे कुछ कहता उससे पहले रघु उसे छोड़ प्रीति के घर की तरफ बढ़ गया। रघु शादी का घर था तो घर में बहुत सारे मेहमान थे, तो रघु सबकी नजर से छुपता हुआ प्रीति के रूम की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। मगर जैसे ही प्रीति की मम्मी उसे आते देखी तो वह जल्दी से दूसरे कमरे में घुस गया, और जैसे ही वे गई तो रघु जल्दी से प्रीति के कमरे में चला गया। कहा, मैं इस घर में आना नहीं चाहता था, पर उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे तो आना ही था। इधर बाहर खड़ा छोड़ा परेशान हो गया। उसे टेंशन हो रही थी कि ना जाने कि अब हम फूटने वाला है अंदर बाहर। मगर अब तक ऐसा कुछ सोच रहा न होने के कारण वो शांत खड़े रघु का इंतजार करने लगा। उसने गुरु को फोन किया तो उसने उसे बताया कि प्रीति की शादी हो रही। गुरु ने हैरान हो उससे कहा, पर इतनी जल्दी? एक हफ्ते में ही सगाई और अब शादी भी? छोटे ने उसकी बात सुन हाँ में सिर हिला दिया और कुछ देर तक बात कर कॉल एंड कर। छोटे रघु के इंतजार में अब कुछ दूरी पर बनी शॉप के पास जा खड़ा हो गया और वहां से सिगरेट लेकर पीने लगा था कि तभी उसे एहसास हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। छोटे ने इधर उधर नजर फिराई तो उसे कोई नहीं दिखा, शायद उसका वहम था। ये सोच वो फिर सिगरेट पीने लगा था कि किसी के पायल का शोर सुन। वो फिर से इधर उधर देखने लगा, कोई नहीं था आसपास। पता नहीं क्यों से पर कुछ दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने फिर से सिगरेट अपने होठों के बीच दबा खुद से कहा, पता नहीं कब तक यहाँ रुकना पड़ेगा, एक बार फोन कर लेता
रहता हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। छोटे रघु को कॉल करने लगा था। इधर शॉप की दूसरी तरफ खड़ी धवनी ने एक बार फिर झाँक कर छोटे को देखा तो उसकी आंखें उसके आंसू से भर आई थी। देख उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। ऑटो रिक्शा से निकलते हुए उसकी तरफ पीट करके खड़े छोटे पर उसका ध्यान गया तो उसे पीछे से देखकर ही पहचान गई थी, पर अपनी तसल्ली के लिए वो शॉप तक गई। उसने उसके चेहरे को देखा तो खुद को रोकने से रोक नहीं पाई। उसका मन तो क्या कि जाकर कसकर उसके गले लग जाए, मगर ये ख्याल आते ही उसने कुछ जगह नहीं धोनी तो उस खुदगर्ज आदमी के सामने भीख नहीं मांगेगी। इतना सब कुछ करने के बाद उसने तुझे अकेला छोड़ दिया, तुझे भी उन लड़कियों की तरह समझा जिसने अपनी जरूरतें पूरी करता था। धोनी अपने आंसू पहुंच वहां से चुपचाप निकल ऑटो कर वापस चले गई। वो यहाँ अपने दोस्त रूही की बहन की शादी अटेंड करने आई थी, पर अब उसका दिल और दिमाग उसके बस में नहीं था और वे वापस लौट गई। वो छोटे को कभी माफ नहीं कर पाएगी। क्या कोई लड़की अपना सब कुछ ऐसे ही किसी लड़के पर न्योछावर कर देती है? कभी नहीं। वे अपना सब कुछ उस लड़के को सौंपती है जिससे वे मोहब्बत करती है, और बदले में बस वे उस लड़के से इतना नहीं ही चाहते है कि वे भी उसे वैसे ही प्यार करे जैसे वे करती है। ज्यादा नहीं, कम से कम इतनी मोहब्बत हो रही जितनी वो उससे करती है। पर छोटे ने उसकी मोहब्बत के बदले उसे कुछ देना तो दूर, उल्टा उसका सब कुछ छीन लिया था। इधर प्रीति रूम में तो रघु उसको देख हैरान हो गई या कहे डर गई। उसने जल्दी से जाकर रूम का डोर बंद किया और उसने रघु के पास आ गुस्से में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रीति ने कहा, मैंने कसम दी थी तुम्हें, तुम यहाँ कैसे आए? रघु ने प्रीति की बात सुना उसको खींचकर अपने सामने खड़े कर गुस्से में पूछा, सवाल तो मुझे तुमसे करने, तो बताओ क्या है? ये सब क्यों कर रही हो शादी, जबकि सच ये है कि तुम मुझे चाहती हो तो क्यों अपने बाप के दबाव में गलत कर रही हो, खुद के साथ और मेरे साथ भी? प्रीति ने गुस्से में कहा, रघु मैंने कुछ गलत नहीं किया, कभी तुमसे नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एक बात कान खोलकर सुन लो कि मैं किसी से प्यार नहीं करती, सिर्फ अपने घर वालों से प्यार करती हूँ। कोई खेल है प्यार जो कल सिवा से आज तुमसे। रघु ने प्रीति की बात सुन गुस्से में अपना सिर पकड़ते हुए कहा, प्रीति सिवा तुम्हारा प्यार नहीं था। प्रीति ने गुस्से में रघु को दिल झटकते हुए कहा, रघु समझो मुझे, मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रहूंगी। अगर मैं खुश नहीं रहूंगी तो मेरे मम्मी पापा भी खुश नहीं रह पाएंगे। मैं इनमें की तरह नहीं बन सकती। समझो मुझे, समझो मुझे, हमारा कोई मेल नहीं। रघु ने उसकी बात सुनकर तो सिवा से क्यों प्यार किया? उसे मेल था तुम्हारा जब तुम्हें अपने मम्मी पापा याद नहीं आए। नहीं, क्योंकि तब मैं को बेवकूफ थी, उसे अपने सपनों का राजकुमार समझ बैठी थी। प्रीति की बात सुन रघु ने कहा, और मुझे क्या समझा जो मेरे इतने करीब आई? क्यों कर रही हो शादी, जबकि मैं जानता हूँ कि तुम खुश नहीं हो? प्रीति ने उसकी बात सुन कहा, क्यों शादी सब करते हैं, मैं भी कर रही हूँ। जब मिल गई, उम्र भी हो चली थी शादी की, 24 की होने वाली है, तो बस मम्मी पापा का सपना पूरा करो। रघु ने प्रीति की बात सुन उससे पूछा, तुम उस लड़के से प्यार नहीं करती ना? प्रीति चुप रही तो रघु ने उसके पास आते हुए कहा, पता था मुझे और ये भी कि वो लड़का भी तो मैं नहीं चाहता, पर मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर इतना गलत फैसला क्यों? तुम नहीं इसे कह सकती पापा से, तो मैं उनको मना लूंगा, पर प्लीज मत करो ये शादी। मैं अपनी रानी बना कर रखूंगा, तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। रघु ये कहते हुए भावुक हो गया। प्रीति के आगे घुटने टेकर बैठा था। प्रीति ने गुस्से में अपना मुंह फेरते हुए कहा, रघु चले जाओ यहाँ से, तुम मेरा तमाशा मत बनो, कोई आ जाएगा। प्रीति की बात सुन रघु उसे देखने लगा कि तभी प्रीति का फोन बजना शुरू हो गया। कॉलर आईडी देख प्रीति ने जल्दी से कॉल लेते हुए कहा, हाँ अमित जी। रघु उसकी इस हरकत को देखने लगा। वो उसे कितना कॉल करता था पर प्रीति उसका फोन तक नहीं उठाती थी, पर यहाँ तो कैसे 2 रिंग में ही कॉल ले लिया। रघु अब उठकर खड़ा हुआ था कि तभी प्रीति ने कहा, प्लीज अमित जी, मैं अभी थक गई हूँ, वीडियो कॉल नहीं कर पाऊंगी। उसकी बातों को रघु समझ गया था कि वे अमित जी और कोई नहीं, प्रीति का होने वाला पति है। रघु ने सब छोड़ एक बार प्रीति का हाथ पकड़ना चाहा था कि प्रीति ने उसका हाथ झटक उसे जाने का इशारा किया। रघु जब अपनी जगह से नहीं हिला तो प्रीति ने उसका हाथ पकड़ लिया और कॉल कटकर डोर ओपन कर रघु को बालकनी तक लेकर आई। उसने रघु से कहा, प्लीज जाओ, मैंने तुम्हें बस एक अच्छा दोस्त समझा था, यही वजह थी कि सिवा की सच्चाई जान मैंने तुमसे हर बात एक शेयर की। मुझे समझो रघु, मैं तुम्हारे प्यार की खातिर अपने अपनों को नहीं छोड़ सकती। प्रीति ने अपनी बात पूरी की थी कि तभी किसी को उसे आवाज़ का शोर सुन वो घबरा गई और उसने रघु को हाथ जोड़ उसे जाने को कहा। रघु उसे एक नजर देकर अब जल्दी से बालकनी से नीचे उतर गया। मेहमानों से छुपते हुए बाहर निकलने लगा था। वहीं सबसे बेखबर छोटे की जब रघु से बात नहीं हो सकी तो अब उसकी फिक्र में प्रीति के घर की तरफ बढ़ गया। पर रघु को बाहर निकलते देख उसने राहत मिली। पर ये क्या था? रघु उसे अनदेखा कर आगे बढ़ गया। छोटे जल्दी से रघु के पीछे पीछे गया। रघु रुको, कहाँ जा रहे? छोटे चिल्लाते हुए उसके पीछे भाग रहा था। दोनों रोड पर आ ही चुके थे कि तभी छोटे ने रघु की तरफ आती बस को देख जल्दी से लपक कर रघु के साथ रघु को अपने पास खींच 2-3 थप्पड़ मार दिया। वो उस पर चिल्लाया, पागल हो गया है क्या? लड़के नहीं मिले तो खुद को मार देगा। ये तो ना मर्द बना इन 5 सालों में, ये तो मर्द बना इन 5 सालों में। रघु बेहोश में नहीं था। उसने छोटे की बात को इग्नोर कर उसके गले लग रोते हुए कहा, प्रीति छोटे मैं उसके बिना कैसे जीऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। छोटे ने रघु को संभालने की कोशिश की पर वे बस वाकई में पागल हो रहा था। छोटे से जब वह नहीं संभला तो उसने उसके गले पर वार कर उसे बेहोश किया और कैब ले उसमें बैठ गया। कुछ समझ नहीं आया तो उसने गुरु को कॉल किया। गुरु ने कुछ देर बाद
उसका कॉल पिक किया तो छोटे ने परेशान होते हुए कहा, सब कुछ बिगड़ गया, यहाँ तो क्या करूँ, रघु ठीक नहीं है। गुरु को साथ अंदेशा था इस बात को। उसने छोटे की बात सुन जल्दी से कहा, वापस आओ तुम दोनों, मैं छोटे रघु को अकेले मत छोड़ना, दोनों फ्लाइट पकड़ कर वापस आओ, मैं टिकट बुक करता हूँ। छोटे ने उसकी बात सुनकर कहा, पर रघु को अच्छा नहीं लगेगा, तुझसे पैसे लेकर। गुरु ने छोटे की बात सुनकर कहा, बकवास बंद कर, पहले रघु को बस मेरे पास ले आ, अगर उसे कुछ हुआ तो तू समझ लेना। छोटे ने उसकी बात सुनकर हाँ कहा और कॉल कट कर दिया। इधर गाँव में गुरु परेशान सपने कमरे में आया तो अन्वी कमरे में नहीं थी, पर इस समय उसका ध्यान उस पर गया ही नहीं। उसे बस रघु की चिंता हो रही थी। उसे आज भी याद है कि 5 साल पहले जब वे भाईजान के लिए काम करता था, तब एक बार अपने मॉल के सिलसिले में जबलपुर मध्य प्रदेश गया हुआ था। उस समय वहाँ के क्लब में नशे की हालत में धुत एक लड़का कोने में सोफे पर पड़ा हुआ देखा। उम्र ज्यादा नहीं है, कोई 19 या 20 साल। उसको देख पता नहीं कि गुरु को अपना ख्याल आया कि वे भी अपनी इस उम्र में ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाकर यहाँ पड़ा रहता था। गुरु को न जाने कि उस लड़के को देख कितनी हमदर्दी हुई कि उसने उसके लटकते सर को ठीक से सोफे पर टिकाना चाहते कि वे लड़का जाकर और डरते हुए चीखने लगा, नहीं मैंने खून नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा। गुरु ने उस लड़के को पकड़कर झकझोर कर कहा, क्या बक रहा है साले, इतना पीता ही क्यों हो जो होश नहीं रहता। उसकी बात सुनो, वहाँ बैठे एक आदमी ने कहा, अरे गुरु छोड़ो से, ये लड़का पागल है, 4 दिन से यहाँ आकर चिपक गया है, जाने का नाम ही नहीं लेता। बाहर निकालो तो कहीं अपने सोने की घड़ी निकाल कर रख देता और कहीं गले की चेन, और कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर मत निकालो, और फिर रात होते ही दारू या ड्रग्स ले, ऐसे ही चिल्लाता है। गुरु उस आदमी की बात में लग गया और उसने उससे कहा, और तुम इस बच्चे को दारू पकड़ा भी देते हो। तो उस आदमी ने कहा, तो क्या करे, ये सोने का मुर्गा है, देख इसने सब कुछ देने के बाद भी उंगली देख इसकी अंगूठी पहने हुए है, सुबह तक ये भी मेरी होगी। गुरु उस आदमी को देख गुस्से में उठा और जिस तरफ वो लड़का चले जा रहा था उसके पीछे पीछे गया और उसने उसे पकड़ते हुए कहा, तू कहाँ से आया है, तू नाम क्या है तेरा। वो लड़का डरते हुए खुद को गुरु की पकड़ से छुड़ाने लगा था, मगर गुरु ने उसे छोड़ने की बजाय उसे डराते हुए पूछा, बता कहाँ से आया वरना बहुत मारूंगा, नाम क्या है तेरा। तो उस लड़के ने डरते हुए कहा, मारना नहीं, मेरा नाम राघवेंद्र है। गुरु अपनी पुरानी यादों में पूरी तरह डूबा हुआ था कि तभी उसे अन्वी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अन्वी और उसमें कल से ही बातचीत ना के बराबर हुई थी। कहाँ कल अन्वी खुश थी, पर प्रीति की बातों ने उसे से सारी खुशी ही छीन ली थी। उसकी आवाज सुन गुरु हड़बड़ा कर उठा और उसने बाथरूम के डोर के पास जा और डोर पर नॉक करते हुए कहा, अन्वी मेरी जान, क्या हुआ, दरवाजा खोलो। पर गुरु को अन्वी की आवाज की जगह उसके कराहने की आवाज सुनाई दी। तो गुरु के हाथ पैर कांप उठे। पहले रघु उन्हें ना जाने क्या हो रहा था। गुरु ने जल्दी से हरकत में और डोर को कुछ ही देर में तोड़ दिया और जैसे बाथरूम में आया तो अन्वी को देखो अंदर तक डर से कांप उठा। अन्वी ने स्टूल पर अपना पैर पकड़कर बैठे थे। गुरु जल्दी से उसके पास और उसने जल्दी अन्वी से पूछा, क्या हुआ, चिल्लाई क्यों। तो अन्वी ने झट से गुरु का हाथ पकड़ उसे एक इशारा करते हुए चिल्ला कर कहा, छिपकली। गुरु ने अन्वी की बात सुन उसके बताने पर देखा तो कोने में एक मोटी सी छिपकली वॉल पर चिपकी हुई थी। गुरु ने छिपकली देख अन्वी से पूछा, तो तुम इसलिए चिल्लाई थी। अन्वी ने हाँ में सिलाते हुए फिर से चिल्ला कर कहा, हाँ मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, भगाओ उसे वरना मैं ऐसे ही चिल्लाऊंगी। अन्वी फिर से चिल्लाने लगी। तो गुरु उसके चेहरे को देख हंसने लगा और झट से उसने अन्वी को अपने गले लगाते हुए कहा, पागल लड़की, जान ही निकाल दी तुमने मेरी, मुझे डरा दिया था मुझे। अन्वी ने उसकी बात सुन गुरु को दूर करते हुए कहा, पर मैंने क्या किया और आप क्या कह रहे हैं, जल्दी से छिपकली को भगाइए यहाँ से, इसकी वजह से मुझे चोट भी लग गई। तो गुरु ने अन्वी का हाथ पकड़ते हुए पूछा, कहाँ कैसे। अन्वी ने उसे बताते हुए कहा, ये छिपकली देखो, मैं डर गई थी तो मैं बाहर आने वाली थी, पर मेरा पैर इस बाल्टी में जा लगा। देखिए गुरु ने स्लीपर में से अन्वी के पैर को निकाल कर देखा तो उसके पैर का अंगूठा लाल पड़ चुका था। गुरु ने अन्वी को अपनी गोद में उठाना चाहा था कि तभी अन्वी ने उसे रोकते हुए कहा, पहले छिपकली को भगाइए वरना ये रात भर नहीं रहने वाली है। गुरु ने अन्वी की बात सुन उसे छोड़ पहले छिपकली को भगाया और फिर अन्वी के पास आते हुए कहा, चली गई अब खुश। अन्वी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया तो गुरु भी उसे देखकर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सका और उसने अन्वी के सामने बैठते हुए पूछा, अब चले मैडम जी, पूरी रात आपको इस बाथरूम में बितानी है। तो इस पर अन्वी ने गुरु को देख धीरे से कहा, वैसे इरादा तो कुछ ऐसा ही है। इतना कहकर अन्वी को ना जाने क्या सूझा। उसने बाल्टी से मग में पानी भरकर गुरु पर डाल दिया और खुद हंसने लगी। वहीं सबसे अनजान गुरु पर जब ठंडा ठंडा पानी गिरा तो उसने अन्वी पर चिल्लाते हुए कहा, अन्वी पागल हो गई होगा। अन्वी उसकी तेज आवाज सुन सहम हुई, पर अगले ही पर उसने फिर से पानी भर गुरु के मुंह पर फेंका और वह हंसते हुए गुरु पर पानी उड़ेलने लगी। तो गुरु ने भी जल्दी से उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, अन्वी बस बहुत हो गया, बच्चों जैसी हरकतें कर रही। वो उसे लेकर खड़ा हुआ था कि अन्वी ने उसे धक्का दे एक बार फिर उस पर पानी फेंका। तो गुरु ने बेबस अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, लगता है तुम्हें आज कुछ ज्यादा ही मस्ती सूझ रही, वो भी इतनी रात में। इतना कहे उसने भी अन्वी के हाथों से मगले अन्वी पर पानी डाल दिया तो वे हंसने लगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।